तो बच्चों हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, एसिड्स दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर सॉर इन टेस्ट। तो आपको याद रखना है एसिड्स जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे लिखा है दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ये पानी में जाकर हमें H+ आयंस देते हैं। तो याद रखना एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब कि पानी में जब आप डिसॉल्व करोगे तभी वो H+ आयंस देंगे, अदरवाइज वो नहीं देंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट, the term acid has been derived from the Latin word acidus which means sour। तो यहां पर लिखा है जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है, सॉर। तो एक बार दोबारा से एसिड के लिए मेजरली 4 पॉइंट्स जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं वो क्या है, एसिड्स आर दो सब्सटेंस which give H+ ions in aqueous solution, they are sour in taste, they turn blue litmus red। देखो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, तुम्हारे हाथ को जला सकते हैं, तो इसलिए एसिड और रेड को दोनों को ध्यान में रखना। तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड इज फॉर डेंजर। तो एसिड से डेंजर है और डेंजर क्या है, रेड। तो ये ब्लू को रेड में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो वर्ड लिया गया है ये लैटिन से लिया गया है जिसका मतलब सॉर होता है। तो these are called as acids। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में क्या आ रहा है, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहां पर आप 3 देख रहे हो बस इतने ही याद रखो, इतना ही काफी है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि यही आते रहते हैं, इसके अलावा ज्यादा एसिड्स नहीं आते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एक है HCl, दूसरा है H2SO4 एंड थर्ड इज HNO3। HCl, H2SO4 एंड HNO3। HCl बना हमारा क्या नाम है उसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 है उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 का नाम है निट्रिक एसिड। तो ये 3 एसिड्स जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। सेकंड पे अगर आप देखोगे वीक एसिड्स में हमारे पास है CH3COOH। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, या हम इसको एथनोइक एसिड भी कहते हैं। और दूसरे एसिड है जो वीक है, ऑक्सैलिक और क्या, लैक्टिक एसिड। एक बात को ध्यान में रखना, यहां पर जो आपका इथेनोइक एसिड है वो वीकर क्यों है, क्योंकि जब ये पानी में जाता है तो ये ज्यादा पूरी तरह से नहीं टूट पाता, इस वजह से ये कम नंबर ऑफ H+ आयंस देता है और इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक वीक एसिड है। अगर हम नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट पर चले तो अब लिखा है कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, having more amount of acid plus less amount of water are called as concentrated acid। मतलब जिसमें ज्यादा एसिड और कम पानी हो उनको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड्स की, तो डाइल्यूट एसिड्स में क्या होता है, पानी ज्यादा होता है और एसिड कम होता है, तभी हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, डाइल्यूट एसिड है। तो अगर तुम यहां पर देखोगे लिखा है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड, दे आर कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड। मतलब पानी ज्यादा होगा और जो हमारा एसिड है वो बहुत ही कम होगा, तब हम उसे बोलेंगे क्या, डाइल्यूट एसिड। अब चलते हैं हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड हम देखें तो क्या है, तो अब हमारे पास नया टॉपिक आ गया जिसका नाम है बेसिस। तो देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। बेसिस, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch। तो जिनको टच करके हमारे को सोप जैसी फीलिंग आती है हम उन्हें क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, बेसिस दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड द फाइनल वन, दे गिव OH negative ions, they give OH negative ions in aqueous solution। मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं कहां पर, aqueous solution में, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो देखो बेसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस। तो जो पानी में जाकर हमें OH नेगेटिव आयंस दे देते हैं,
हम उन्हें क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो यहां पर हमारी एसिड्स और बेसिस दोनों की डेफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एसिड्स वो हैं जो H+ आयंस देंगे और बेसिस वो हैं जो OH नेगेटिव आयंस देंगे। एसिड्स वो हैं जो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे, रेड मतलब डेंजर, और जो बेसिस हैं वो क्या करेंगे, दैट इज रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। एंड द थर्ड वन, जो एसिड्स हैं वो सॉर इन टेस्ट हैं और जो बेसिस हैं वो बिटर इन टेस्ट हैं। बेसिस, बी फॉर बेसिस, बी फॉर बिटर। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग बेसिस है NaOH, KOH एंड CaOH होल ट्वाइस विच इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैं तुम्हारे को एक पहचान करवा देता हूं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहचान है। आप अगर ध्यान से देखोगे, OH के आगे जो मेटल लगा हुआ है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हमने लास्ट ड्रॉप में करी थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे पोटेशियम सोडियम सबसे टॉप पे आ रहे थे और कैल्शियम भी टॉप एलिमेंट था। तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो इनके जो बेसिस भी बनते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बेसिस होते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे NaOH एक स्ट्रांग बेस है, क्योंकि जो Na है वो एक स्ट्रांग मेटल है, तो इसलिए इसका बेस भी क्या है, दैट इज योर स्ट्रांग है। वहीं पर अगर आप KOH को देखोगे तो जो K है वो एक स्ट्रांग मेटल है और स्ट्रांग मेटल मोर रिएक्टिव मेटल होने की वजह से उसका बेस भी क्या है, स्ट्रांग है। वहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे कैल्शियम लिखा हुआ है, जो कैल्शियम है वो भी एक स्ट्रांग मेटल है, मतलब एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज में आता है, सबसे टॉप पे बैठते हैं जाकर। तो इसका भी जो बेस होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग बेस पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मेटल लगा हुआ है OH से पहले वो अगर मोर रिएक्टिव है तो उसका बेस भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे नेक्स्ट हमारे पास वीक बेसिस लिखे हुए हैं। वीक बेसिस में तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, NH4OH लिखा हुआ है। ये जो NH4OH है इसको बोलते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो अमोनियम है वो कैसे बनता है, उसका बनने का एक तरीका होता है, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूं। देखो बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ये अपने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को H+ को दे देता है और इस तरीके से बनता है NH4 पॉजिटिव। लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजन है वो एक नॉन मेटल है और ये नॉन मेटालिक आयन है, इस वजह से जो इसका बेस भी बनता है वो बहुत ही वीक बेस होता है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पहचानना बहुत ही आसान होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में OH के बिल्कुल आगे आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मेटल दिखाई देगा, तो स्ट्रॉन्ग मेटल का बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। और वहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे जो वीक बेसिस होते हैं, वीक बेसिस में नॉन मेटालिक सब कोई आयन जो है OH से पहले लगा होगा तो वो वीक बेस हो जाएगा, इसलिए NH4OH जो है वो एक वीक बेस है। अगर हम आगे चलें तो बस यहां पर आ गया कि एल्कलीज क्या होते हैं। तो देखो एल्कलीज अगर तुम देखोगे तो व्हाट आर एल्कलीज, एल्कली कुछ ग्रुप ऑफ मेटल्स को हम एल्कलीज कहते हैं। तो ये कौन से ग्रुप ऑफ मेटल्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को हम एल्कलीज कहते हैं। तो अब अगर मान लो इनका कोई हाइड्रोक्साइड है, इनका कोई बेस है, जैसे KOH है या NaOH है, अगर इनका कोई बेस बना है तो वो बेस जब पानी में डिसॉल्व हो जाता है तब हम उन्हें क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। तो अगर अब तुम डेफिनेशन देखोगे, दीज आर बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ऐसे बेसिस जो पानी में जाकर सॉल्युबल हो जाते हैं हम उन्हें एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज में जनरली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमारे पास कैल्शियम भी आ जाता है। तो अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि OH Na के साथ है, OH जो है K के साथ है, तो अगर तुम्हें ये दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये बेसिस हैं और ये पानी में सॉल्युबल भी हैं। और क्योंकि ये बेसिस एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल से की वजह से बने हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। तो ध्यान रखना एल्कलीज की पहचान क्या है, तुम्हें OH के आगे सोडियम दिखाई दे जाएगा, या तुम्हें OH के आगे K दिखाई दे जाएगा, या तुम्हें OH के आगे कैल्शियम दिखाई दे जाएगा। तो समझ जाना भाई ये एल्कलीज भी हैं। तो बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर
आर कॉल्ड एज एल्कलीज, तो वो यहां पर हमें ये समझा रहा है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डेफिनेशन फॉर अस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होती हैं, दीज आर द कंपाउंड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस। तो जब कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो कोई भी एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। अगर तुम उसका एग्जांपल देखोगे तो हमारे पास है NaCl और क्या, KCl। अब ये NaCl और KCl बनते कैसे, पहले इसको देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास है NaOH जो कि एक बेस है, और अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास है HCl जो कि एक एसिड है। तो जब NaOH जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, तो बेटा मैंने तुम्हारे को कल भी बताया था, लास्ट ड्रॉप में भी बताया था, अगर तुम कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले ब्लॉक्स बना लो। अब ब्लॉक्स बनाने के बाद इनके ऊपर इनकी वैलेंसीज लिख दो, +1 -1 +1 और क्या -1, और उसके बाद सिंपल सिंपल तुम्हें एक काम करना है, क्या, एक्सचेंज करना है। किसको एक्सचेंज करना है, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो ये Na+ जाएगा Cl के साथ, तो ये बन गया क्या बेटा, NaCl। प्लस में क्या आया, अब यहां पर H और यहां पे OH, तो H और OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दैट इज वाटर। तो देखो हमें क्या मिल गई, हमारे को हमारी सॉल्ट मिल गई। तो जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट एक्चुअली में, जो हम पेपर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे, अगर आ गई तो दैट इज दे आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस। तो ऐसी चीजें जो सॉल्ट्स होती है वो एसिड और बेस के रिएक्शन की मदद से बनाई जाती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है NaCl KCl, मैंने वो तुम्हारे को सारा समझा दिया। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। देखो यार हमें नहीं पता, हमें पता ही एक बात पता चल गई कि यार ये दुनिया जो है ना एसिड और बेस से पूरी तरह से क्या है, बनी हुई है। हर जगह एसिड है और हर जगह बेस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई सब्सटेंस एसिड है कि कोई सब्सटेंस क्या है, बेस है। तो उसने कहा कि तुम यूज करोगे इंडिकेटर। इंडिकेटर अगर तुम ध्यान से देखोगे, इंडिकेटर एक वर्ड है। तो भाई हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी चला रहे होते हैं, मुझे राइट में मुड़ना है तो मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा सो दैट पीछे वाले को पता चल जाए। मैं अब बार बार ऐसे गाड़ी से मुंह तो बाहर निकाल के बोलूंगा नहीं भैया मुझे राइट मुड़ना है। हम क्या करते हैं, हमने एक सिंपल सी एक टेक्निक बनाई कि हम एक लाइट की मदद से पीछे वाले को इंडिकेट कर देंगे कि भाई मैंने राइट जाना है तो तू थोड़ी अपनी गाड़ी उस हिसाब से चला। तो इसी को बोलते हैं इंडिकेटर। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, मुझे कैसे पता चलेगा, तो मुझे पता करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, दैट इज इंडिकेटर यूज करता हूं। उस इंडिकेटर की मदद से मुझे समझ आ जाता है कि ये सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। तो जो लिटमस होता है वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है, और ऐसे बड़े सारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम जानते हैं। अगर तुम यहां पर देखोगे ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये टेबल लर्न करके जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अटकने वाला जरूर है पेपर के अंदर। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। तो एक बार देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के इंडिकेटर्स हैं, सो दैट कि हम उन्हें सबको लर्न कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो 3 टाइप्स के इंडिकेटर हमने डिफाइन करे, कौन कौन से। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो बेटा यहां पर देखो नेचुरल है, सिंथेटिक है और ऑल फैक्ट्री है। नेचुरल मतलब जो नेचर की सोर्सेज से बनता है उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। सिंथेटिक मतलब जो हम अपने घर में खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, घर में तो नहीं कर पाओगे, लैब के अंदर करोगे, तो जो केमिकल्स के थ्रू बनाया जा सकता है उसको सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्योंकि सिंथेटिक वर्ड का मतलब ही सिंथेसिस से आया है। सिंथेसिस मतलब जिसको तुम बना सकते हो उसको बोला सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर तुम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करोगे तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज कर लेते हैं। और देखो अगर तुम्हारे को ऑल फैक्ट्री याद ना हो तो मैं तुम्हारे को एक बहुत ही मजेदार तरीका बताता हूं। मेरे को किसी ने सिखाया था, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। तो बेसिकली उसने मुझे बताया कि भाई देखो ये जो एल होता है ना, ये बिल्कुल हमारी नोज जैसा होता है। कैसा होता है, हमारी नोज की शेप जैसा होता है। तो वहीं से मैंने इसको याद रखना शुरू कर दिया कि ऑल में एल जो है वो मेरी नोज है, और नोज मतलब स्मेल। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं, इसलिए हम उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अब लिखा हुआ है क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन क्या होते हैं, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। And olfactory, these substances have different order मतलब smell in acid as well as a base। तो acid और bases में इनकी smell change हो जाती है। और मैंने तुम्हें ट्रिक सिखा दी। क्या ट्रिक है कि जो तुम्हारी नोज है वो L शेप की है, और ऑल में जो L है वो भी क्या है, दैट इज नोज ही है हमारी। तो वो नोज जो है, वो नोज का काम क्या है, स्मेल को डिटेक्ट करना। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज योर, कि वो स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में। अब हमारे को कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिटमस, रेड कैबेज लीव्स,
रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक, तो हल्दी, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। वहीं पर अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, तो हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, तो ये सारे के सारे क्या है, दैट इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। और वहीं बात करें ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो उसमें आता है कौन, वनीला, अनियन, क्लोव, तो वनीला, अनियन, क्लोव, क्लोव क्या होता है, लौंग होती है, अनियन तो हमें पता है प्याज होता है, और वनीला भी एक एसेंस होता है, उसकी मदद से भी हम पता कर सकते हैं, तो वो भी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। तो याद रखना 3 टाइप के इंडिकेटर हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और क्या, ऑल फैक्टरी। नेचुरल तो नेचर सोर्सेज से मिलेंगे, सिंथेटिक केमिकल से मिलेंगे, और जो ऑल फैक्टरी है मैंने तुम्हें पहले ही समझाया, एल मतलब नोज, नोज मतलब क्या, स्मेल, तो आपकी स्मेल जो है, जो स्मेल को चेंज कर दें एसिड और बेस की प्रेजेंस में, उनको बोलते हैं क्या, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो अगर तुम नेक्स्ट देखोगे तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर, इंडिकेटर, स्मेल एंड कलर इन बेसिक सोल्यूशन। तो हमने पूरा का पूरा टेबल बना दिया है। ये टेबल भाई साहब पूरी तरह से अच्छी तरह से लर्न कर लो, साथ साथ जो भी ट्रिक्स आती रहेंगी वो भी मैं तुम्हें बताता रहूंगा, सो दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है कि जो लिटमस है, अगर तुम लिटमस लोगे तो वो उसका स्मेल या कलर क्या चेंज होगा, ऑब्वियसली लिटमस के केस में कलर चेंज होता है, तो एसिड के केस में वो रेड हो जाएगा और बेस के केस में वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो एसिड में रेड और बेस में क्या, ब्लू, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको जानते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड कैबेज। यार देखो, अगर रेड कैबेज आ रहा है तो रेड कैबेज है तो वो एसिड के केस में तो रेड ही रहेगा, लेकिन वो बेस के केस में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। तो लाल गोभी हरी गोभी में बदल जाएगी अगर तुम बेस को यूज करोगे तो। नेक्स्ट अगर तुम ध्यान से देखोगे, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट अगर देखोगे तो वो क्या करेगा, एसिड के साथ ब्लू हो जाएगा और बेस के साथ पिंक हो जाएगा। एसिड के साथ ब्लू और बेस के साथ क्या, पिंक। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट हमारे पास टर्मरिक है। टर्मरिक जो होता है वो हल्दी होती है, और जो हल्दी होती है वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देती, लेकिन बेस के साथ वो रेड कलर की हो जाती है। तो याद रखना, हल्दी जो हमारे घर में होती है वो येलो कलर की होती है, लेकिन वो जो एसिड के साथ तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो कलर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके अंदर कोई बेस डालोगे या बेस में हल्दी डालोगे तो उसका रंग बदल जाएगा, और रंग बदलकर वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहले हमारे पास फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन वैसे ही देखो यार कलरलेस होता है, ठीक है। तो हमने लैब्स में बड़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो हम फिनोफ्थलीन डालते थे, इतनी छोटी सी डब्बी आती थी, और वो छोटी सी डब्बी में क्या होता था, फिनोफ्थलीन होता था। और वो जो फिनोफ्थलीन होता था वो बहुत ही ज्यादा, अगर आप ध्यान से देखोगे, कलरलेस ही होता है। तो अगर तुम उसमें एसिड में डालते थे तो कलरलेस ही रहता था, लेकिन यार जैसे हम उसको बेस में डालते थे उसका कलर जो हो जाता था, मजेदार पिंक कलर दिखाई देता था। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा सर ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत मजा आता था उस रंग को देखने में, कि कलरलेस से वो जो पिंक कन्वर्ट हो रहा होता था, तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है किसके केस में, बेसिस के केस में। और वहीं पर अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के केस में रेड कलर होता है, और बेसिस के केस में वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ये तुम्हारे को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर्स के 2 टाइप्स हैं, और ये दोनों के दोनों जो है पेपर में आए हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, दैट इज योर, हमारे पास आता है क्या, अगर हम बात करें ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की, मैंने तुम्हें पहले बताया, एल मतलब नोज, नोज मतलब स्मेल, तो जिसमें स्मेल चेंज होगी हम उनको ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास 3 थे, एक वनीला था, एक हमारे पास क्लोव था, और एक हमारे पास क्या था, अनियन था। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हमारे पास अनियन आता है। अनियन की एक स्मेल होती है, हम सबको पता है, प्याज की एक स्मेल होती है, और अगर तुम उसका एसिड में अगर उसको डालोगे तो उसकी एक स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, वैसी की वैसी स्मेल देगा। लेकिन जैसे ही तुम उसको बेस में डालोगे उसकी स्मेल जो है पूरी तरह से चली जाएगी, तो कोई स्मेल नहीं देगा। तो अनियन की अगर तुम्हें स्मेल खत्म करनी है तो बेस का यूज कर सकते हो, बेस उसकी स्मेल को पूरी तरह से फिनिश ऑफ कर देगा। तो बेसिस के केस में स्मेल नहीं रहती अनियन के केस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वनीला की, तो वनीला क्या करता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जो भी जैसे उसकी स्मेल होती है, वो अपनी स्मेल को रिटेन करता है एसिड्स में, लेकिन बेसिस में उसकी स्मेल चली जाती है, तो नो स्मेल आती है। अगर हम थर्ड में बात करें क्लोव ऑयल मतलब हो गया हमारा लौंग, तो लौंग जो होती है उसकी स्मेल जो है दैट इज सेम रहती है किसके केस में, एसिड्स के केस में, और बेसिस के केस में क्या होती है, उसकी स्मेल लॉस्ट हो जाती है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एसिड्स के केस में हो क्या रहा है और बेसिस के केस में क्या हो रहा है, एसिड्स के केस में हर किसी की स्मेल वैसी की वैसी रह रही है, और बेस के केस में सबकी स्मेल चली जा रही है। तो ये तो हमारा हो गया, और 3 के अलावा कोई आने भी नहीं वाला, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो याद रखो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के केस में कोई भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो, बेस जो है उसकी स्मेल को गायब कर देगा, और एसिड के केस में उसकी स्मेल बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो इसको तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो एसिड जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो जब भी एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी क्यों होगी मैं भी वो तुम्हें समझा देता हूं। और ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमने ड्रॉप 1 में देखा था। ड्रॉप 1 जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप। तो ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी, इस रिएक्टिविटी सीरीज को जब हम कर रहे थे तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास कुछ मेटल्स थे जो बहुत ही रिएक्टिव थे और कुछ मेटल्स थे जो कम रिएक्टिव थे। तो जो रिएक्टिव मेटल्स थे वो हाइड्रोजन से ऊपर जाकर बैठते हैं और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के नीचे जाकर बैठते हैं। अगर आप रिएक्टिव मेटल हो तो आप हाइड्रोजन को हटा दोगे, अगर आप अनरिएक्टिव मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल हो तो आप हाइड्रोजन को नहीं हटा पाओगे। तो यहां पर वही चीज हमें यहां दिखा रहा है कि देखो भाई यहां पर आपका जिंक है और यहां पर तुम्हारा HCl है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे जिंक जो है वो ऊपर आता है, केदारनाथ का माली आलू जरा, तो जरा मतलब ऊपर, जरा फीके पकाता है, हाइड्रोजन जो है नीचे और जिंक ऊपर है। तो जिंक हाइड्रोजन को क्या करने वाला है, हटाने वाला है। अब हम इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे यार, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, जिंक के ऊपर एक ब्लॉक बनाओ, उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिख दो क्या +2। और वहीं पर अगर हम बात करें H की, तो अगर हमारे पास H आता है तो H की वैलेंसी +1 और Cl की वैलेंसी क्या -1। तो H की 1 है और Cl की क्या है -1। अब हमें पता है कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो जिंक जाके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो कि बहुत ही आसान है यार, जिंक की वैलेंसी थी 2, Cl की क्या 1, वो तो फॉर्मूले से ही हमारे को सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे मेरे घर से कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको सीधा क्रॉस करा, फॉर्मूला बन गया क्या बेटा, ZnCl2 विच इज जिंक क्लोराइड। और साथ में हमें क्या मिली, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ गई, तो हवा में उड़ गई तो उस चीज को कैसे दिखाए, हमने एक अपवर्ड एरो दिखा दिया कि भैया इसका टाटा बाय बाय हो गया और बचा क्या, जिंक क्लोराइड। तो जब भी कोई मेटल एक एसिड से रिएक्ट करेगा हमेशा याद रखना एक सॉल्ट बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये एक फिक्सचर है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। और यहां पर पूरी आराम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूल्स ही चलते हैं, तो वो तुम आराम से कर सकते हो। वो तुम्हारे को मैंने ट्रिक बताई है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप। तो बस इतना याद रखो, आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो जब बेसिस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी एक सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर मेरे से कोई पूछे यार सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में कौन है, तो मैं कहूंगा ये है। ये हर साल बोर्ड की फेवरेट रिएक्शंस में से एक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इस पे हम लगाएंगे सो दैट कि आप इसके ऊपर काम कर सको, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं पेपर के अंदर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यार है क्या, तो बेसिकली वो क्या कहते हैं, NaOH और Zn है। तो हमने Zn प्लस NaOH करा। अब बच्चे का मन करेगा कि यार सर, बड़े सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं वो क्या करते हैं, उनका बड़ा मन करता है यार सर जिंक की तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही लग रही है, तो मैं क्या करता हूं, जिंक की मदद से सोडियम को हटा देता हूं। लेकिन मैं उसने यही बोलता हूं, बेटा एक बात ध्यान कर, अगर तू रिएक्टिविटी सीरीज को देखेगा केदारनाथ का माली, तो आप देखो ना सोडियम ऊपर बैठा है और जिंक नीचे बैठा है। तो सोडियम जो है जिंक को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला मतलब लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकता। तो जिंक नहीं हटा पाएगा ना यार सोडियम को, तो तू कैसे हटा देगा। तो इस बात के लिए मैं उसको एक सिंपल सी तरीका बताता हूं। देख, जिंक लेकिन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब आप ये देखो, ये जो जिंक है ना वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनके बाहर हो जाएगी। अब बचा कौन, अब बचा सोडियम और क्या, जिंक और ऑक्सीजन। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, Na2ZnO2। और ये जो Na2ZnO2 है, इसका नाम हमने क्या रखा, इसका नाम होता है क्या बेटा, सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट। तो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग होती है, लेकिन मैं अभी आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और पेपर के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। इसलिए याद रखना, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। बेटा इसको लर्न कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम जिंकेट, जब भी सोडियम जिंकेट बनता कैसे है, जब भी जिंक जो है NaOH से रिएक्ट करेगा तो वो जिंक हाइड्रोजन को लात मार के निकालेगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, Na
सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक का एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 और जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो याद रखना Na2ZnO2 इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। भैया आ गया हमारे फेवरेट पॉप साउंड टेस्ट। ये पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि 2-3 गैसेस के ही टेस्ट हैं और उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि मेजर रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही होती है, इसलिए बोर्ड की फेवरेट रिएक्शंस में से एक है। तो वो आपसे हमेशा पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करना है, तो आपने सिंपल लिखना है क्या, पॉप साउंड टेस्ट। और अगर आपसे वो कहे कि थोड़ा इसको डिफाइन कर दो तो यहां से लिख देना, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लाइन। इससे ज्यादा आपको लिखने की पेपर में कोई जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कहानियां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ये 2 लाइनें लिख जाओ, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है तुम्हारे को। तो याद रखना क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। और इसको बोलते हैं हम क्या, पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे, पॉप साउंड टेस्ट। तो अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट, देखो क्या है कि एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो अगर हम ध्यान से देखें एसिड्स को, अगर तुम देखोगे जब एसिड एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड है, हमें एक सॉल्ट मिलता है, हमें वाटर मिलता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। लेकिन यहां पर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास कोई भी मेटल कार्बोनेट आ जाएगा तो तुम क्या रटते रहोगे, नहीं यार रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इसके लिए भी एक पूरा प्योर जुगाड़ है, वो जुगाड़ मैं तुम्हारे बताता हूं कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है HCl प्लस Na2CO3, तो मैं इसको यहां पर परफॉर्म करके दिखाता हूं। अगर तुम देखोगे HCl और प्लस में क्या है Na2CO3, यार देखो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है और किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑब्वियसली क्या होते हैं, आयंस होते हैं और हमारा पहला काम होता है कि आयंस को पहचानना और उनके ऊपर ब्लॉक्स बना देना और ब्लॉक्स बनाकर उसके ऊपर उनके चार्जेस को लिख देना। तो यहां पर देखो H और Cl में हमारे पास 2 ब्लॉक्स बनेंगे, एक H और एक क्या, Cl। और जो H होगा वो होगा हमारा +1 क्योंकि आगे है और Cl होगा -1 क्योंकि वो पीछे है, तो आगे वाला पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव। अगर हम बात करेंगे सोडियम की तो सोडियम क्या है, Na, और जो Na है वो आगे है, आगे वाला क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम यहां लिख देंगे +1। और ये देखो ये जो CO3 है ये कार्बोनेट आयन है और हमें पता है कि पीछे वाला नेगेटिव होता है। अब मान लो तुम पेपर में जाके भूल गए, यार मेरे को तो सर याद ही नहीं आ रहा कार्बोनेट की क्या चार्ज होता है, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में ही उसका चार्ज दिया हुआ है। ये देखो ना यहाँ 2 लिखा हुआ है, इस 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना भाई, तो आया कि नहीं आया -2। तो यहां पर हमारे पास चार्जेस, तो क्वेश्चन जो हमारा रिएक्शन होती है उसी में सब कुछ होता है, बस हमें निकालना होता है। हमारे ब्लॉक्स बन गए, हमने उसके ऊपर सब पे चार्जेस लिख दिए, अब बस डबल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करना है। और हम सबको पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस करके। तो करना कुछ नहीं है, इसके Cl को इसके Na के साथ ले जाओ। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है Na भी 1, Cl भी क्या 1, 1 से 1 कैंसिल, तो बन गया क्या बेटा, NaCl। और मेरी हमेशा एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें हाइड्रोजन और कार्बोनेट एक साथ दिख जाए, जब भी हाइड्रोजन और कार्बोनेट दिख जाए तो बस एक काम करना है, तुमने क्या बनाना है, वाटर बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, प्लस H2O प्लस में क्या बेटा, CO2। तो यहां तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारे प्रोडक्ट्स फिक्स्ड है, हमें एक सॉल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो सकता है या कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। तो यहां पर अगर तुम देखोगे HCl को जब हमने NaHCO3 के साथ रिएक्ट करा तो यहां पर भी उसी ट्रिक का यूज किया गया है। तो अगर तुम देखोगे H पे आ जाएगा क्या, +1, H पे आ जाएगा क्या, +1 और H पे आ जाएगा +1, Cl पे -1 और वहीं पर Na पे +1 और पूरे HCO3 पे आ जाएगा क्या, -1। अब वही यहां पर भी क्या होना है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो अगर तुम देखोगे जो H है ये चला जाएगा HCO3 के साथ और H और HCO3 ये भी हमेशा क्या बनाएंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। और बचा कौन हमारा, Na और क्या, Cl, और Na और Cl बन के क्या बना देंगे, दैट इज सॉल्ट बना देंगे। तो मिल गया हमें क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो
यहां हमेशा याद रखना, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यार हमारा प्रोडक्ट फिक्स्ड है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या ही होने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर कोई बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, बस इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। तो आप CO2 को क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अस, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा आती है। तो करना कैसे होता है पहले उसको समझ लो, बहुत ही आसान काम है यार। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहां पर तुम्हारे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे को पहले जो हमारा ड्रॉप 1 था वहां पर भी बताया था। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, क्योंकि एक्वा स्टेट में होता है। अगर तुम ध्यान देखोगे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड इन स्टेट है, और वहीं पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी सॉलिड इन स्टेट है। लेकिन एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह है जो कि एक्वस इन स्टेट है, इसलिए इसका नाम स्लेट लाइम या लाइम वाटर भी कहा जाता है, कि पानी में मिक्सड है। तो लाइम मतलब पानी में मिक्सड है, तो इसलिए इसका लाइम वाटर नाम पड़ा। तो जब तुम लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो तो होता क्या है कि लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहीं पर हमें मिलता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है और वो एक तरह की पीपीटी की तरह काम कर रहा होता है, और जिस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जाके बैठ जाता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जाके बैठ जाता है ना तो हम कहते हैं कि भाई इसका जो कलर होता है ना वो व्हाइट हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लाइम वाटर था ना वो मिल्की हो गया है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है और साथ में हमें बाय प्रोडक्ट में वाटर भी मिला है। तो आपके सामने यहां लिखा हुआ है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की इन अपीयरेंस हो जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं। अब लेकिन बोर्ड यहां पर नहीं रुकता, बोर्ड यहां पर एक क्वेश्चन बनाता है 3 नंबर का, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। एंड सेकंड पार्ट जो होता है, बी पार्ट इस क्वेश्चन का होता है, वो ये होता है कि अगर हमने बहुत ज्यादा देर तक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया तो क्या होगा। तो यार अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, आपका जो प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, अगर आप देखोगे CaCO3 + H2O, फर्दर हम क्या पास करेंगे? CO2 पास करेंगे, क्योंकि जो सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चन का वो यही होता है, CO2 इज पास फॉर लॉन्गर टाइम। तो यार अगर लॉन्गर टाइम के लिए तुम CO2 पास करते ही जाओगे तो क्या होगा? तो यहां पर देखना CaCO3 ये हमें ऊपर से ही आया है, वाटर हमें ऊपर से आया है, ये CO2 हमने और ज्यादा ऐड करी है इस प्रोडक्ट के अंदर। और जब हम इसके अंदर और ज्यादा CO2 ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड मोर CO2 इट, तो क्या होगा कि वो जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपेयर हो जाएगी। क्यों मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगी? क्योंकि मिल्कीनेस हो रही थी किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेकिन अब जब आप मोर CO2 पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो जो नया प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जनरली मैंने बच्चों को देखा है वो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मेजरली बच्चे यही करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मूले को गलत लिखते हैं। लेकिन यार बहुत आसान है, अगर तुम्हारे माइंड में फॉर्मूला नहीं सही आ रहा तो मैं तुम्हारे को एक ट्रिक बता देता हूं। देखो कैल्शियम की जो चार्ज होता है या वैलेंसी होती है वो होती है 2, और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसकी वैलेंसी होती है 1। और जब तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। यहां बाहर में 2 आएगा मेरे भाई। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस, और इसमें मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कि मिल्कीनेस डिसअपेयर क्यों ही? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला मत भूलना, मेजर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो पेपर में जाके फॉर्मूले गलत लिख रहे हैं और इस वजह से उनके मार्क्स कट रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ही क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 रिएक्शंस ही आती हैं। तो ध्यान में रखना कि भाई पहली रिएक्शन क्या है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की अपीयरेंस का होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो बन गया है, प्रोडक्ट बन गया, उसमें फर्दर CO2 ऐड करते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाती है। मिल्कीनेस क्यों डिसअपेयर हो जाती है? क्योंकि उसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से मिल्कीनेस क्या हो रही है? डिसअपेयर हो रही है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। यार ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट तो फिक्स्ड है, हमें सॉल्ट मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पेपर में कभी कभार 1 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्हाट
था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की हम डेफिनेशन पेपर के हिसाब से कैसे लिखेंगे? देखो यार, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि हमें जो है डेफिनेशन लिखनी है, नहीं, हमें एक्यूरेट डेफिनेशन लिखनी है सो दैट वी गेट कंप्लीट मार्क्स फ्रॉम द बोर्ड्स। तो हमारे को बोर्ड्स में से पूरे मार्क्स निकाल के लेकर आने हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना कि यार मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर कीवर्ड मिस करूं और वहां पर मेरे नंबर कट गए। मुझे नंबर चाहिए बोर्ड से, और नंबर चाहिए तो मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशंस वही लिखनी पड़ेंगी जो बोर्ड रिकमेंडेड डेफिनेशंस हैं, और ये सारे के सारे नोट्स बोर्ड रिकमेंडेड हैं। इसलिए मैं तुम्हारे को कह रहा हूं बहुत सिंपल है और बोर्ड रिकमेंडेड नोट्स हैं, इसलिए हम यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुम बात करोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट और वाटर बनाकर देते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर आप बात करोगे HCl प्लस NaOH की, अगर HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें NaCl मिल रहा है और हमें साथ साथ में क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर भी अगर ध्यान देखें तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है, और जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने तुम्हारे को उसकी ट्रिक बताई है। सबसे पहले ब्लॉक बनाओ, H और क्या? Cl, Na और क्या? OH। अब उसके बाद H पे +1, Cl पे -1, Na पे +1, OH पे -1। दैट्स वेरी सिंपल। अब सिंपल काम करना है कि H को लेकर जाना है OH के साथ, वो बनाएगा क्या? वाटर, H2O। और वहीं पर Na जाएगा Cl के साथ, तो क्या बनाएगा? NaCl, विच इज सोडियम क्लोराइड एंड विच इज अ सॉल्ट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या? जब अगर सपोज करो, अब आता है बड़ी मजेदार कि ये पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जो सॉल्ट्स होती हैं, सॉल्ट्स भी जो होती हैं वो तीन, हमारे को हमने उनको सॉल्ट्स को मेजरली क्या करा है? दैट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी सॉल्ट एसिडिक होगी, कौन सी बेसिक होगी और कौन सी न्यूट्रल होगी। तो उसका बहुत ही एक सिंपल सी टेक्निक है, वो टेक्निक समझ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी सॉल्ट कैसी होती है। और एक बात इंटरेस्टिंग सी, अगर तुम लेक्चर बड़े ध्यान से देख रहे हो, अगर तुमने पूरी की पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखी, तो हमने सबसे पहले ही शुरुआत में बता दिया था कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन कौन से एसिड वीक होते हैं, कौन कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन कौन से वीक बेस होते हैं। तो इस बात को तुम्हें पहले ही हमने बता दिया था। अब इसी पे बेस यहां पर ये पूरा का पूरा टॉपिक है, तो उसी को आपने ध्यान से देखना है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक बेस से रिएक्ट करवाओगे तो जो सॉल्ट बनेगी एसिडिक सॉल्ट बनेगी। यार देखो, बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें एक सॉल्ट दे दी जाएगी, और वो जब सॉल्ट दे दी जाएगी तो तुमसे पूछा जाएगा इसके पेरेंट्स बताओ। अब उसके पेरेंट जो होंगे, किसी भी सॉल्ट के पेरेंट एक एसिड होगा और एक बेस होगा। अब वो जो एसिड है, अगर वो स्ट्रांग हुआ तो सॉल्ट एसिडिक होगी। अगर बेस स्ट्रांग हुआ, मतलब फादर या मदर में से जो बेस है उसका अगर मान लो पापा है, तो अगर पापा बेस पापा, तो अगर वो स्ट्रांग हुआ तो फिर बेसिक सॉल्ट हो जाएगी। तो मेजरली जो कहानी तुम्हें समझनी है वो ये है कि जो एसिड और बेस है वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो एसिड है वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही बेस भी स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रांग है और तुम्हारा बेस वीक है, तो तुम्हारी जो सॉल्ट बनने वाली है वो एसिडिक सॉल्ट बनने वाली है, और तुम्हें साथ में क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें वीक एसिड, अगर तुम्हारा एसिड वीकर है, अगर तुम्हारा एसिड क्या है? वीकर है, और तुम्हारा बेस स्ट्रांग है, अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है, तो बेस की चलेगी ना भाई, तो मुझे सॉल्ट क्या मिलेगी? बेसिक सॉल्ट मिलेगी। अगर मान लो दोनों ही स्ट्रांग है, एसिड भी स्ट्रांग और बेस भी क्या? स्ट्रांग, तो जो तुम्हें सॉल्ट मिलने वाली है वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलने वाली है, जिसका pH 7 होगा। ऑब्वियस बात है, अगर तुम्हारी एसिडिक सॉल्ट है तो pH लेस देन 7 होगा, अगर तुम्हारी बेसिक सॉल्ट है तो pH मोर देन 7 होगा। अगर तुम्हारे पास एक वीक एसिड और एक वीक बेस आता है, तब भी तुम्हें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगी और साथ में पानी मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, pH ऑफ द सॉल्यूशन इस केस में भी क्या रहेगा? 7 रहेगा। तो तुम्हारे पास पेपर के अंदर यही 3 टाइप की सॉल्ट्स पूछ सकता है, एसिडिक, बेसिक और क्या? न्यूट्रल। और तुम्हें क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि यार ये सॉल्ट है, इसके पेरेंट्स बताओ। और किसी भी सॉल्ट के पेरेंट्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं तुम्हारे को एक टेक्निक सिखा देता हूं, उसकी मदद से, मैंने कहा था टेक्निक नहीं जुगाड़ सिखा देता हूं, उसकी मदद से तुम किसी भी सॉल्ट के पेरेंट्स को निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है टेक्निक, देखना एक बार। यहां पर हमारे पास क्या है? NaCl है। NaCl हमें पता है एक सॉल्ट है। अब तुम चाहते हो मैं इसके पेरेंट्स निकालूं कि ये किसके एसिड और किसके बेस का प्रोडक्ट है, इसके मम्मी पापा कौन है। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बनाई कि हमने इसके अंदर वाटर डाल देंगे, लेकिन वाटर को ना हम H और OH की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वाटर के अंदर 2 आयंस होते हैं, एक H आयन और एक OH आयन। अब हम सिंपल एक काम करने वाले हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? Na पे लगाएंगे प्लस चार्ज, Cl पे लगाएंगे -1 चार्ज, और H पे लगाएंगे +1 चार्ज, और OH पे लगाएंगे क्या? -1 चार्ज। अब बहुत ही सिंपल सी गेम है यार। ये जो Na है ना, ये OH के साथ चला जाएगा तो बन गया क्या? NaOH। और ये जो H है ये Cl के साथ चला जाएगा तो बन गया क्या बेटा? HCl। तो आप देख रहे हो कि NaOH और HCl इसके पेरेंट्स हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी
कि भाई OH के आगे तुम्हें अगर कोई स्ट्रॉन्ग मेटल दिखाई दे रहा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, तो ऑब्वियस बात है वो बेस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और वहीं पर अगर हम बात करें HCl की, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे सिलेबस में, HCl, HNO3 और H2SO4। बस इनको ध्यान में रखो। तो भाई दिख गया ना, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की सॉल्ट है तो क्या होगी, न्यूट्रल सॉल्ट होगी। तो अगर तुम्हारे को किसी सॉल्ट के पेरेंट्स निकालने हैं, उसके अंदर H और OH ऐड कर देना और साथ ही साथ उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर देना, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर देना, तुम्हें तुम्हारी सॉल्ट्स के पापा मम्मी मिल जाएंगे। और एक बार पापा मम्मी मिल गए तुम्हारे फुल नंबर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और साथ में क्या मिलता है, वाटर। मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यार बहुत ही सिंपल है। हमने यार इसने क्या करा है, इसने गेम खेली। इसने कहा यार मैंने तुम्हारे को सिखाया कि एक एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। उसने ये चीज़ तो हमें समझा दी। अब उसने इसी चीज़ को उठाया और इस चीज़ को उठाकर उसने एक एनालॉजी बिल्ड करी। तो उसने क्या एनालॉजी बिल्ड करी, एक सिमिलैरिटी क्या बिल्ड करी रियल वर्ल्ड में। तो उसने कहा यार देखो यहाँ पर कहानी हो क्या रही है, एक मेटालिक ऑक्साइड एक एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो उसने कहा कि एक मेटालिक ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MgO ले लिया और मैंने यहाँ पर एक एसिड ले लिया जो कि HCl है। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन करना बहुत ही आसान होता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में है ही क्या, मेजरली रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करने का पूरा एक जुगाड़ होता है, वो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। Mg जो है वो आगे है तो इस पे ले लो +2, O पीछे है तो इस पे ले लो -2, आगे वाले प्लस पीछे वाले माइनस। सिमिलरली यार ये जो H है इस पे आ गया +1 और Cl पे आ गया क्या दोस्त, -1। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है कि जो Mg है वो Cl के साथ जाएगा। जब Mg Cl के साथ जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा क्या बेटा, MgCl2। और साथ में H और O दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, H2O। तो यहां पर वाटर बन गया। तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर मिल गया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट। और ये क्या है बेटा, वाटर। और वहीं पर ये जो HCl है ये एसिड है। तो यार एनालॉजी बिल्ड करो ना, सिमिलैरिटी देखो ना। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। तो यार यहां पर मुझे एसिड तो है, मेरे पास सॉल्ट भी है, मेरे पास वाटर भी है। तो यार ये कौन होगा, तो MgO क्या बनेगा, दैट इज योर बेस बनेगा। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जिसके साथ मेटल और ऑक्सीजन के, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो बेसिक इन नेचर होता है। और इस चीज को यहां पर ये प्रूफ भी कर रहा है कि भाई देखो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो यहां पर हमारा ये प्रूफ हो जाता है। वहीं पर अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। तो अगर कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां लिखा है CO2 और उसको रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अगेन आप देख रहे हो कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें एक सॉल्ट मिल रहा है और एक पानी मिल रहा है। और वहीं पर एनालॉजी देखो कि ये COH होल ट्वाइस जो है वो बेस है। अगर यार ये बेस है, अगर इफ इट इज अ बेस देन तो मेरा जो CO2 है जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, मतलब नॉन मेटल और ऑक्सीजन जिसमें जुड़े हुए हैं, तो वो ऑब्वियस बात है एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो हमने इसी एनालॉजी को यूज करा, इसी सिमिलैरिटी को यूज करा कि जब भी एक एसिड और बेस जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो हमने इसी एनालॉजी को यूज करा कि हमने कहा यार देखो ये तो सॉल्ट है और साथ में हमारा वाटर बन रहा है। तो बेटा अगर ये सॉल्ट है, ये वाटर बन रहा है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये तो बेस है क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। तो CO2 क्या होगा, CO2 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा तो वो एसिडिक इन नेचर है बिकॉज व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर हमें सॉल्ट मिल गया है, हमें यहां पर वाटर मिल गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो CO2 होगा वो क्या होगा, दैट इज योर एसिडिक इन नेचर होगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद द बेस दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने यहां पर इस बात को प्रूफ कर दिया है। अब उसके बाद वो कहता है कि जब आप CO2 को COH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करोगे तो तुम्हें CaCO3 प्लस H2O मिलेगा। यार सिंपल सी गेम है। तो भाई मुझे पता है कि वाटर तो मुझे मिलना ही मिलने वाला है क्योंकि ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है। अब बचा कौन, CaCO3। यार ये देखो ये कैल्शियम और ये
कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड एक सॉल्ट बनाएंगे तो कौन सी सॉल्ट बनाएंगे? एक ही पॉसिबल है, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने यहां पर उसको क्या कर दिया? बना दिया। तो ये हमारी रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑफ एसिड जो है और रिएक्शन ऑफ बेस, तो रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी हमारी एसिड्स की रिएक्शंस आ गई, 1 2 3 4 और क्या 5। तो ये तुम्हें याद रखनी है। सिमिलरली अगर हम बेस को देखें तो बेसिस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने यहाँ पर वो बनाया था, सोडियम जिंकेट बनाया था या सोडियम एल्यूमिनेट बनाया था, यस और नो। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती। एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये हमारा पूरा समराइजेशन हो गया कि एसिड्स और बेसिस की कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? तो एसिड्स और बेसिस में कॉमन चीज क्या होती है उसको हमें यहां पर समझना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस इन कॉमन। तो हर एक एसिड के पास एक H+ आयन क्या होता है? कॉमन होते हैं, ठीक है। और जितने भी एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन सॉल्यूशन, एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयंस इन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक्वस मीडियम होना चाहिए तभी H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, नहीं तो H+ आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इंग्रेडिएंट अगर आप H+ आयंस को रिलीज करवाना चाहते हो तो, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है कि उनमें OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं। और तो हमें ध्यान रखना है एसिड्स हमें H+ आयंस देंगे और बेसिस हमें क्या देंगे? OH नेगेटिव आयंस देंगे। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? एसिड्स और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। तो अगर आप एसिड और बेस को पानी में डालते हो तो क्या होता है? देखो बेटा, अगर आप एक एसिड को पानी में डालोगे तो H+ आयन देगा, और वो जो H+ आयन है वो वहां पर वैसेटिज नहीं रहता, वो क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये वाटर के साथ रिएक्ट क्यों कर रहा है? यार देखो बहुत ही सिंपल सा बात है, क्योंकि जो वाटर होता है ना उसमें H और OH एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होता है ना इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। जैसे ही पानी के अंदर H+ आयंस होते हैं ऑक्सीजन एक्टिव हो जाता है। ये कहते हैं यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये बेचारा नल्ला आया इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक काम करता हूं मैं अपने इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको दे देता हूं। और वो अपने इलेक्ट्रॉन उठाकर किसको दे देता है? दैट इज H+ को दे देता है। जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देता है तो होता क्या है कि ये जो H है वो ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है, और जैसे ही H ऑक्सीजन पे जुड़ता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है, क्या? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम बोलते हैं क्या? H3O पॉजिटिव। ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। और वहीं पर अगर हम बात करें HCl जब आप वाटर में डालोगे तो वही होगा, H3O पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर हमने उसको समझाई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे? अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा है बेसिस जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या देते हैं? दैट इज NaOH है तो सोडियम आयन देगा और साथ ही साथ हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में डालोगे तो वो मैग्नीशियम आयन देगा और साथ ही साथ आपको हाइड्रोक्साइड आयन देगा। सिमिलरली वो यहां पर लिखता है कि बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलीज। ये हमने उस टाइम पहले ही हम जान चुके हैं तो कुछ नया नहीं है। वाइल डाइल्यूटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है कि जब आप एसिड्स को डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब एसिड्स जो हैं अगर वो बहुत स्ट्रांग है आप उसके अंदर पानी डाल रहे हो तो आप कैसे करोगे? अब 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो यार तुम पानी के अंदर एसिड डाल दो या तुम एसिड में पानी डाल दो, ये 2 कहानियां। लेकिन यार मेजरली एक बात सोचो ना, अगर तुम्हारे पास तुमने अगर पानी लिया, तुमने एसिड डाला, और वाटर इज अ वेरी वेरी गुड सॉल्वेंट, तो जब तुम उसके अंदर एसिड डालोगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बहुत ज्यादा हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो भाई वो जो भी हीट रिलीज हो रही है वो पानी सारी की सारी एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, क्योंकि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक वो वेपर्स में नहीं जाने वाला। तो जैसे ही तुम एसिड डालते हो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और वो सारी की सारी हीट क्या करती है? पानी का टेम्परेचर राइज करने में ही लग जाती है, और वो उसकी वजह से पानी स्प्लैश आउट नहीं करता। लेकिन अगर तुमने उल्टा करा, तुमने एसिड ले लिया और ऊपर से पानी डाल रहे हो, तो भाई एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। तो जैसे ही तुम पानी डालोगे उस एसिड के बीकर के अंदर इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी कि वो सारा का सारा एसिड वेपर बन जाएगा, और वेपर बन के बाहर की तरफ उड़ेगा, और बाहर की तरफ उड़ेगा तो तुम्हारे हाथ पे गिर सकता है, तुम्हारे मुंह पे गिर सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें इंजरी हो जाएगी। अब लेकिन हम ये पेपर में लिखेंगे कैसे? क्योंकि हम समझ तो गए हैं, लेकिन पेपर में तुम्हें लिखना है ना, तो मेरी इंग्लिश क्या होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो, while diluting acids it is recommended that acid should be
एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, आपको हमेशा एसिड को पानी में डालना है, नॉट वाटर टू एसिड, नॉट वाटर टू एसिड। अब क्यों? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि भाई वो हीट जो है पानी ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए पानी में एसिड डालो, क्योंकि पानी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई है कि वो सारी हीट को अपने अंदर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमेशा 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 एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में मत डालो, और उसको लिखोगे तुम बिल्कुल इस तरीके से। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा? अगर तुम वाटर को एसिड में डाल रहे हो तो भाई ये गलत तरीका है, तुमने हमेशा एसिड को पानी में डालना है। ये हमने देखो क्या कर दिया, यहां पर विजुअलाइज भी कर लिया है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चे? If water is added to acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns, and the glass container may also break due to excessive local heating। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमेशा एसिड को पानी में डालना है, तो दैट कि पानी वो सारी हीट जो रिलीज होने वाली है उसे एब्जॉर्ब कर ले और अपने टेम्परेचर को राइज कर ले, क्योंकि वाटर इज अ वेरी वेरी गुड सॉल्वेंट। तो आप देखोगे एडिंग वाटर टू एसिड मे कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड ब्रेक द ग्लास कंटेनर, इसलिए हम कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे? नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। देखो ये पेपर के लिए आप लर्न कर सकते हो डेफिनेशन कि व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो बेसिकली डाइल्यूशन है क्या? मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस। तो अगर आप एक एसिड और बेस को क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर, अगर आप वाटर में उसको डाल रहे हो, रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब जो आयंस है उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो पहले बहुत ज्यादा थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, लेकिन जैसे ही तुम पानी डालोगे ना अब वो फैले जाएंगे, पानी ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो डेंसिटी है आयंस की, वो बहुत कम हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड बोलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से जान सकते हैं। पेपर में मैंने बहुत देखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती है, तो मेक श्योर कि आप इसको एज इट इज लर्न कर रहे हो, क्योंकि हमें क्या करना है? परफेक्ट लैंग्वेज लिखकर आनी है। तो परफेक्ट लैंग्वेज क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर की? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बड़े सारे इंडिकेटर्स को हम मिक्स कर देते हैं। It shows different colors at different concentrations of H plus ions in the solution. तो it shows different concentration, it shows different colors at different concentration, मतलब जैसे जैसे H plus ions की concentration चेंज होगी तो ये अपना रंग भी बदलेगा, और वो रंग की मदद से हमें पता चल जाएगा हमारा एसिड वीकर है कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्गर है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर की, ये परफेक्ट डेफिनेशन है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स एंड इट शोज डिफरेंट कलर्स at different concentration of H plus ions in the solution. Similarly अब नेक्स्ट हमारे पास आता है pH स्केल, जहां पर pH का मतलब जो P होता है इसका मतलब होता है पावर या पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस कितनी पावर है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में या एक पर्टिकुलर मिक्सचर में, तब हम उसको बोलते हैं pH। तो pH को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्केल फॉर मेजरिंग H plus आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन को हम पता करने के लिए क्या बोलते हैं? pH बोलते हैं। एंड P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस। तो P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस, और जर्मन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल या पावर। तो जर्मन वर्ड विच मींस पावर और पोटेंशियल, कि भाई इसके अंदर कितनी पावर है हाइड्रोनियम आयंस की, तो उसको हमने बोला क्या? pH। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा?
दैट इज अगर pH आपका 7 है तो आप न्यूट्रल हो, अगर pH लेस देन 7 है तो आप क्या हो, एसिडिक इन नेचर हो, और pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो आप बेसिक इन नेचर हो। तो वो यहां पर मैं बता रहा है कि pH अगर 7 तो आप हो न्यूट्रल, अगर pH लेस देन 7 तो आप हो एसिडिक, और pH अगर ग्रेटर देन 7 तो आप क्या हो, दैट इज योर बेसिक सोल्यूशन हो। तो यहां पर हमारे पास दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड से वो जो 3 मैंने आपको बताए थे वो दोबारा आ गए हैं, HCl H2SO4 HNO3। उनके केस में H+ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उनका pH जो होता है 7 से बहुत ज्यादा कम होता है, और जैसे जैसे आप वीकर एसिड की तरफ जाते जाओगे तो pH जो है वो बढ़ता जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस में जो वीक बेसिस होते हैं उनका pH कम होता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस पे जाएं तो हमारा pH जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, अगर आप एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका pH जो है वो बढ़ जाएगा, और वहीं पर अगर आप बेस को डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका pH घट जाएगा। और वहीं पे कहता है कि भाई देखो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा pH स्केल है, जहां पर 7 जो है वो न्यूट्रल है और लेस देन 7 जो है वो हमारा क्या है, एसिड है, और अगर मोर देन 7 पे जा रहे हो तो वो हमारा क्या है, बेस है, वो हमारा क्या है, बेस है। अगर हम जाएं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं वहां पर। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो pH स्केल है वो 0 to 14, तो 0 to 14 में बड़े सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे को ना कलर्स नहीं याद हो रहे। तो मैं कलर्स याद करने का एक बहुत सिंपल सा आपको जुगाड़ बता देता हूं। देखो सिंपल सा जुगाड़ क्या है, जो 7 है ना वो ग्रीन कलर का होता है। वो कौन से कलर का होता है, दैट इज ग्रीन कलर का होता है। तो उसको आपने मार्क कर देना है क्या, दैट इज ग्रीन, तो ये ग्रीन होता है। अब बच्चा कहेगा 14 जो होता है अगर आप उसको देखोगे तो वो वायलेट होता है। क्या होता है, वायलेट। और यहां का जो एक्सट्रीम 0 होता है ये होता है रेड। ये क्या होता है, रेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विबग्योर ही बन रहा है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या, रेड। येलो, ऑरेंज और क्या, रेड। ये आपके सारे यहां पर दैट इज क्या आ गए, द विबग्योर ही आ गया। तो ये बस एक विबग्योर ही है जो उल्टा लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपका pH 7 से ज्यादा है और 14 से कम है तो फिर वो 2 ही कलर्स पॉसिबल हैं आपके, ब्लू और क्या, इंडिगो। अगर आपका pH लेस देन 7 है बट मोर देन 0 है तो आपके जो कलर होंगे वो ऑरेंज और येलो होंगे। तो याद रखना ये विबग्योर के ही कलर्स हैं। दैट इज अगर आप 14 से देखोगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या, रेड। तो तुम्हें इसकी मदद से, विबग्योर की मदद से सारे कलर्स याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है दोस्तों। तो हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझना है। तो बहुत आसान है यार। देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। Our body works within the pH range of 7 to 7.8। तो 7 से 7.8 की pH रेंज पे हमारी बॉडी काम करती है। सेकेंड अगर हम देखें, when pH of rain water is less than 5.6 it is called as acid rain। ये पेपर में बहुत बार आता है कि एसिड रेन होता क्या है। तो जब pH of rain water जो है 5.5 या 5.6 से कम होता है तब उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें pH of the soil, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो प्लांट्स को एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए अपनी हेल्दी ग्रोथ करने के लिए। If the pH of soil of any place is less or more, then farmers have to mix some acidic or basic substance as required। This is very very important। ये बोर्ड में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। बोर्ड में रेलिवेंट क्यों, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि देखो जो इंडिया है ना वो बहुत बड़ी कंट्री है और मेजरली हमारी कंट्री में जो है फार्मिंग होती है। तो अब क्या होता है कि बड़े सारे जो कंट्री से जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं तो बड़े सारे फार्मिंग बैकग्राउंड से भी आ रहे होते हैं। तो बोर्ड उनको भी क्या करना चाहता है, नॉलेज देना चाहता है इस बात की। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझना। मैं एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए होती है फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, उनकी हेल्दी ग्रोथ करने के लिए। इफ द pH ऑफ सॉइल ऑफ एनी प्लेस, अगर किसी भी सॉइल का pH जो है किसी भी जगह पे लेस और मोर होता है तो फार्मर्स हैव टू मिक्स सम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस एज रिक्वायर्ड। तो अगर सपोज करो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है सॉइल, pH जो है लेस देन 7 चला गया है, तो फिर उसके अंदर वो बेस मिक्स करेंगे सो दैट कि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सके। सिमिलरली अगर मान लो बहुत ज्यादा बेसिक है तो वो फिर थोड़ा सा एसिड मिक्स करेंगे कि थोड़ा pH उसका लोअर डाउन हो सके, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम
एक्सट्रीम्स सॉइल के लिए खराब हैं कि बहुत कम पीएच है वो भी गलत है और बहुत हाई पीएच है तो वो भी क्या है, गलत है। थोड़ा मिड रेंज में रहे तो सॉइल जो है अच्छा, दैट इज फर्टिलिटी शो करती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास आता है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम देखें तो हमारा जो स्टमक है वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, वी नो दिस थिंग। एंड तो इस वजह से हमारा जो पीएच है ऑब्वियसली लेस देन 7 ही होगा हमारी स्टमक में। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो अगर देखो कोई इंडाइजेशन हो जाए, तुम गंदा खाना खा लो तो हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करेगा सो दैट कि उसको डाइजेस्ट कर सके, और इस वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होगी और इरिटेशन फील होगा। To get rid of this pain, people use एंटासिड। तो पीपल क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स यूज करते हैं। तो अगर तुम इसका नाम देखोगे, इसका नाम ही क्या है, एंटासिड, एंटी एसिड विच इज अगेंस्ट द एसिड, तो जो एसिड के खिलाफ है। माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, क्योंकि वो मिल्क जैसा दिखता है, दूध जैसा व्हाइट दिखता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जहां पर मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम है और मिल्क मतलब क्योंकि वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड की तरह काम करता है। तो अगर तुम्हारे को कभी भी इंडाइजेशन हो रहा है तो तुम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, वो तुम्हारे एंटासिड की तरह वर्क करेगा और तुम्हारी एसिडिटी को फिनिश ऑफ कर देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट आता है, देखते हैं क्या, पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि आपको बस क्वेश्चन दिए और पास करा देना। उसको कुछ ऐसी नॉलेजेस हैं जो वो चाहता है कि भाई वो आपके साथ बहुत लाइफ लॉन्ग तक रहे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई, क्योंकि देखो टूथ डिके होना ही है, ये चीज़ों से हम गुजरने वाले हैं, तो वो उसके पीछे का लॉजिक आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए अब देखते हैं क्या है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम चला जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो हमारा टूथ एनिमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो हमारा एनिमल है वो किससे बना हुआ है, दैट इज वो बना हुआ है किससे, वो बना हुआ है कैल्शियम, किससे, फॉस्फेट से। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस इन अवर बॉडी। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट करोड्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5। तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जब पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो ये करोड होना शुरू हो जाता है। तो अब वो कहता है कि पीएच करोड का मतलब क्या होता है। करोड हमने पढ़ा था, हमने ड्रॉप 1 में देखा था, करोजन की वजह से वो वीकर होने लग जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होने लग जाएंगी अगर पीएच 5.5 से नीचे चला गया। ड्यू टू एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू एसिड्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं हमारे माउथ में। कैसे प्रोड्यूस होने लग जाते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। मान लो यार तुमने रात को खाना खाया और तुमने क्या करा, मान लो कुछ मीठा वीठा खा लिया, तुम अपना आराम से खा के, तुमने ब्रश व्रश नहीं करा, तुम सो गए और ऐसा तुमने रोज करने लग गए, ऐसे ही करने लग गए। अब तुम्हारे माउथ के अंदर जो खाना बच जाएगा ना, तुम्हारे माउथ में बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, तुम्हारे वो जो खाना है ना, जो मीठा खाना था, उसके साथ क्या करने लग जाएगा, रिएक्ट करने लग जाएगा, और रिएक्ट करते करते वो एसिड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और जो एसिड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दैट इज करोसिव होते हैं। तो वो तुम्हारे टूथ एनिमल को जाके क्या करेंगे, करोड करने लग जाएंगे। तो एक तरह की केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अगर तुम ध्यान से देखो, जो हमारा टूथ एनिमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट है और हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और कैल्शियम फॉस्फेट और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लग गए, तो इस वजह से क्या होगा, दैट इज करोजन शुरू हो जाएगी, तुम्हारा टूथ एनिमल जो है वो खराब होने लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो इसलिए हमारे को कुछ बेस चाहिए। तो इसलिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट की मदद से अपने सारे दांतों को क्लियर आउट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो अगर तुम्हारे माउथ के अंदर सपोज करो ना यार, तो एसिड बन चुका है, तो तुम उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, तो एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, तो एक बंदे ने कहा यार सबको ना ब्रश करना चाहिए, पेस्ट उसने इंट्रोड्यूस कर दी, अब सारी दुनिया पेस्ट लगा रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम चले आगे, तो अगर हम आगे देखें तो क्या है दोस्तों, तो हमारे पास है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने आप को क्या करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, इसको केमिकल वॉरफेयर कहते हैं। वो भी एक तरीके से एसिड और बेसिस को रिलीज करते हैं सो दैट कि वो अपने आप को बचा सकें बाहर से, कोई भी अगर खतरा आ रहा है तो देखो वहां पर क्या होता है। तो हम यहां पर देखें तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग होती है वो क्या करती है, हमारे
अब हमारी जो बॉडी होती है उस पर एक एसिड छोड़ देती है, और उस एसिड की वजह से हमें क्या होता है, दैट इज हमें पेन होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होने लग जाता है। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस, अगर तुम उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या चाहिए, कोई बेस चाहिए, तो तुम बेस क्या यूज करोगे, यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, तो तुम एक बेकिंग सोडा लगा सकते हो ऑन द स्टंग एरिया विच गिव्स रिलीफ, तो उसकी वजह से वो तुम्हें रिलीफ दे देगा, क्योंकि तुम्हें एक बात पता चल गई है कि जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एसिड के इफेक्ट को पूरी तरह से फिनिश ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बेस। तो उसके बाद अगर हम आगे चले तो क्या लिखता है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार आता है कि जो नेटल होती है वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो वो एसिड कौन सा रिलीज करती है, मेथनोइक एसिड करती है, जो हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ा भी था। और मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCOOH, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मेथनोइक एसिड। और उसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा सेंसेशन ऑफ दैट इज पेन होता है या बर्निंग सेंसेशन होता है। अब ऑब्वियस बात है कि तुम इसको अगर ठीक करना चाहते हो तो एसिड है तो उसके ऊपर बेस लगा लो तो तुम इससे ठीक हो जाओगे। रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट्स गिव्स लीव्स, तो डॉग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा बेसिक करेक्टर होता है, तो अगर हम उसको अपने हाथ पर रब कर लें तो हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स, तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगी और पीएच क्या होगा, 7 होगा। और वहीं पर अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस क्या है, वीक है, तो जो हमारे को पीएच मिलेगा वो लेस देन हमारे को मिलेगा 7। और अगर वहीं पर हम देखें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो भाई बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस की चलेगी तो हमारा पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। तो इस वजह से अगर आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं हम, NaCl जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। NH4Cl अगर आप देखो, अगर आप भूल भी जाओ कि भाई इसके पेरेंट क्या निकालने, तो HOH डाल देना, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर देना, -1 +1 H+1 OH -1। आपको पता है HCl के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, HCl, और NH4 किसके साथ जाएगा, OH के साथ, तो बनाएगा NH4OH। तो हमारा काम खत्म हो गया, तो हमारे पास सॉल्ट के मम्मी पापा हमें मिल चुके हैं। वहीं पर अगर हम बात करें CH3CONA की, तो यार ये भी आपका निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इस वाले में बड़े सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हुआ है, तो अगर वो चेंज समझ लोगे तो आप इसके मम्मी पापा निकाल सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर CH3COONA है, ठीक है, CH3COONA। अब ये जो Na है ना ये हमारा पॉजिटिव है, और ये जो CH3CO है ना ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब आप डालोगे इसके अंदर क्या, H और क्या OH। आप जैसे ही H और H डालोगे तो यहां पर भी होनी है क्या, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है H+1 है और OH क्या है बेटा, -1 है। अब ये जो Na+ है और OH क्या है, माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो क्या बन गया बेटा, NaOH। अब बचा कौन, CH3CO और H, इन दोनों को साथ लिख दो तो CH3COOH, ये लो बन गया आपका। ये आपके पेरेंट्स आ गए, मम्मी पापा आ गए। अब हम देखें मम्मी पापा में तो NaOH तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COH क्या है, वीक एसिड है। तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी चलेगी, तो सॉल्ट क्या मानी जाएगी, बेसिक सॉल्ट मानी जाएगी। और अगर आप बेसिक सॉल्ट हो तो आपका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। तो वो चीज हमने यहां पर बता दी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट जो होती है NaCl होती है, उससे हम कौन कौन से केमिकल्स का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, देखो जो सॉल्ट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में। और सॉल्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि हमने सॉल्ट्स को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक है सोडियम सॉल्ट्स और एक है कैल्शियम सॉल्ट्स। तो सोडियम सॉल्ट्स में एक चीज कॉमन रहेगी, सोडियम होगा, ऑब्वियसली उनका नाम इसलिए सोडियम सॉल्ट्स है। और कैल्शियम सॉल्ट्स में एक चीज कॉमन रहेगी, सब में कैल्शियम होगा, इसलिए उनका नाम क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर दिखाई दे रहा है, इसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम सॉल्ट हो गई। और वहीं पर अगर तुम देखोगे बेकिंग सोडा दिख रहा है तो यहाँ पर सोडियम है तो ये सोडियम सॉल्ट हो गई। सिमिलरली वॉशिंग सोडा भी क्या है, सोडियम सॉल्ट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सॉल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम सॉल्ट्स होती हैं और क्या होती हैं, कैल्शियम सॉल्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वी नो दिस थिंग, ठीक है। तो ये सॉल्ट नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो रिएक्शन को जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक प्रोसेस आने वाला है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका फॉर्मेशन समझना, ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे। NaCl को जब पानी में डाल दोगे तो वो एक्वस नेचर का हो जाएगा, और जब वो एक्वस नेचर का हो जाएगा तो हम उसे ब्राइन बोलेंगे।
घोलेंगे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली ये है कि जब आप नमक को पानी में डालते हो, नॉर्मल है यार, अपने घर में नमक लो, एक ग्लास में पानी ले लो, उसके अंदर ऊपर से नमक को घोल दो, ये बन गया तुम्हारा ब्राइन सोल्यूशन। अब ये जो तुम्हारा ब्राइन सोल्यूशन है ना, इससे अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो तुम्हारे को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, उन प्रोडक्ट्स के नाम के हिसाब से हमने इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा, जिसका नाम था क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्लोर आया वर्ड क्लोरीन से, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है, और एल्कली मैंने तुम्हें अभी समझाया था, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। और कौन से बेसिस सॉल्युबल इन वाटर होंगे, जो सोडियम से बनेंगे या जो किससे बनेंगे, पोटेशियम से बनेंगे, अगर तुम्हें ध्यान में हो तो। अगर तुम ये ध्यान रखो कि भाई जो सोडियम और पोटेशियम के बेसिस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। अब क्योंकि इसमें NOH बन रहा है, और क्योंकि वो एक बेस है, पानी में भी सॉल्युबल है, और एल्कली मेटल से बन रहा है, क्योंकि सोडियम एक एल्कली मेटल होता है, तो इसलिए जब भी इसका जो बेस होता है उसको पानी में डालते हैं तो वो बनता है क्या, एल्कली। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि NOH को हम कॉमनली एल्कली भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जब हम नमक को पानी में डालते हैं, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हमें क्लोरीन गैस मिलता है और हमें साथ साथ एल्कली भी मिलता है। तो इन्होंने कहा प्रोडक्ट तो ये दो मिल रहे हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के नाम से ही इस पूरी रिएक्शन का नाम रख दिया क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और बोर्ड की बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है। मैं अभी पूरे के पूरे बड़े सारे पेपर्स एनालाइज कर रहा था बोर्ड के पिछले सालों के, और मैंने देखा यार ये बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन देखने से पहले आपके सामने है कि पूरा इसका सेटअप है कि कैसे आप करोगे। यहां से आपने ब्राइन को डाला, यहां से जैसे ही आप ब्राइन को डालोगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आप देख रहे हो कि एनोड पे हमारे को क्लोरीन गैस मिल रही है, और कैथोड पे हमारे को क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। और जो भी हमारी सॉल्ट है वो यहां पर इकट्ठी होने लग जाएगी। अब देखते हैं हम इसकी रिएक्शन को। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो आपके सामने है, रिएक्शन में जो हमारे पास है NaCl, NaCl इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमारा नमक हो गया, उसको हमने पानी में डाला, तो इसको बोला हमने क्या, ब्राइन सोल्यूशन। तो नमक और पानी को हम ब्राइन कहते हैं। उसके बाद हमें मिला प्रोडक्ट में NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिली क्लोरीन गैस, और हमें साथ ही मिला क्या, हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो पूछेगा कि कैथोड और एनोड पे कौन कौन मिलेगा। मैंने तुम्हें कल एक ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी, अगर तुम्हें ड्रॉप 1 में याद हो तो ड्रॉप 1 में हमने सीखा था कि यार जो क्लोरीन होता है ना, वो क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयंस है। क्लोराइड आयंस मतलब Cl पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो माना जाएगा अनायन। और मैंने तुम्हें बताया था AA, दैट इज अनायन मूव्स टू एनोड। एनायंस मूव टू कहां पर जाते हैं, एनायंस मूव टू एनोड, तो वो एनोड पे जाते हैं। अनायंस हमेशा कहां जाते हैं, एनोड पे। तो अगर वो पूछेगा क्लोरीन गैस कहां मिल रही है, तो हम मिलेंगे भाई एनोड पे मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तुम्हें पता है जो हाइड्रोजन होता है उस पर H+ चार्ज होता है, और किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको बोलते हैं कटायन। और जो कटायंस होते हैं वो हमेशा कहां जाते हैं बेटा, CC, दैट इज कटायंस मूव टू कैथोड। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो, कटायंस मूव टू कैथोड, अनायंस मूव टू एनोड। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि जो Cl है, Cl नेगेटिव है, तो वो क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव आयंस होंगे। नेगेटिव आयंस को हम अनायंस कहते हैं, और अनायंस हमेशा कहां जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। तो तुमसे अगर पूछे क्लोरीन गैस कहां मिलेगी, तुम लिखोगे क्लोरीन गैस एट एनोड। वहीं पर वो तुमसे पूछे कि यार तुम्हें हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगी, तुम लिखोगे एट कैथोड। और जो NaOH है वो भी हमें नियर द कैथोड ही मिलता है, जहां हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है वहीं पर NaOH भी हमें मिल जाता है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एनोड पे कौन मिलता है और कैथोड पे कौन मिलता है। और बहुत सिंपल है, ऑक्साइड क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं। नेगेटिव आयंस को अनायंस कहते हैं, अनायंस हमेशा एनोड पे जाते हैं, तो क्लोरीन गैस एट एनोड। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आयंस पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव आयंस को हम कटायंस कहते हैं, और कटायंस हमेशा कैथोड पे जाते हैं। तो इसलिए हमारी हाइड्रोजन गैस का आई कैथोड पे आ गई। और जो NaOH है वो हमें कहां मिलेगा, नियर द कैथोड मिलेगा। अब इसके यूजेस क्या है, H2 जो हो बनी है वो कहाँ यूज होगी, फ्यूल्स के लिए, मैग्रीन बनाने के लिए। Cl2 जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में PVCs बनाने के लिए, CFCs बनाने के लिए। सिमिलरली HCl जो है वो क्लीनिंग स्टील्स और मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये हमारे
क्या हो गए, यूजेस हो गए। अब नेक्स्ट पे चले तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज अगर आप ध्यान से देखोगे NaOH का यूज कहाँ है, डिग्रेजिंग मेटल्स में, सोप्स में, पेपर मेकिंग में ये काम आ जाएगा। और साथ में जो Cl2 प्लस NaOH है उसको हम ब्लीच की तरह भी यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड ब्लीचेस या ब्लीचिंग फैब्रिक के में भी काम आ जाएगा NaOH और Cl2 का मिक्सचर। तो क्लोरीन जो है उसके अंदर एक ब्लीचिंग कैपेबिलिटी तो होती ही है। नेक्स्ट उसके बाद हम चले तो हमारे पास आता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, अगेन इट इज अ कैल्शियम सॉल्ट, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो CaOCl2 हमारे पास है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। देखो वो ड्राई स्लेक्ड लाइम है, ठीक है, उसके ऊपर से हम क्लोरीन को पास करेंगे। ये बहुत ज्यादा वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि गैस वाज पास थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो ड्राई स्लेक्ड लाइम वर्ड लिखा हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे को वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में आ सकता है। तो जब आप क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हो, जिसको ड्राई स्लेक्ड लाइम कह रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलता है, हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कॉमनली कहते हैं। तुम्हें ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो उसका केमिकल नेम है, और जो इसका कॉमन नेम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड साथ में तुम्हें पानी भी मिलता है, तो मेक श्योर कि व्हेन यू आर राइटिंग CaOCl2 देन इट इज कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग पाउडर, that is its common name and its chemical name is calcium oxychloride। वहीं पर हम इसके यूजेस देखें तो बहुत सिंपल है, ब्लीचिंग कॉटन, यार उसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीच वाले काम ही करेगा ना, क्योंकि क्लोरीन है तो ब्लीच वाले काम सारे शुरू हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग कॉटन, लाइनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तो वुड पल्प, अब भाई इतनी सारी अखबारें आ रही हैं, अब रोज रोज उसको कैसे उसको रिसाइकिल ही करना पड़ेगा, ये थोड़ा नए नए पेपर हम खर्च करते रहेंगे तो भैया हमारे तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी न्यूज़पेपर या कागज बनाने के चक्कर में। तो ब्लीचिंग की मदद से हम उनको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए अगर आप पानी को साफ करना चाहते हो, जनरली आपने सुना होगा स्विमिंग पूल में या बड़े सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी क्लोरीन डाल देते हैं। कभी कभार क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पानी को वो क्या कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। तो वो जो भी पानी के अंदर जितने भी इन्फेक्शंस करने वाले, कॉजेस करने वाले जो भी एजेंट्स हैं, उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज इसको डालते हैं सो दैट पानी साफ हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा जो है उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसकी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसकी मदद से बेकिंग सोडा बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेज प्रोसेस। तो आजकल क्या कर रहा है, बोर्ड में होने क्या लग गया है कि वो रिएक्शन का नाम दे देता है, इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, सॉल्वेज प्रोसेस। तो सॉल्वेज प्रोसेस वो पेपर में लिख कर दे देता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने तो कहीं बोर्ड कहीं पे एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं। तो लेकिन कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सा सीबीएसई वाले थोड़ा पेपर को चेंज करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए वर्ड डाल देंगे सॉल्वेज प्रोसेस, लेकिन रिएक्शन वही रहती है। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप पहले NaCl लोगे और पानी लोगे। अगर तुम्हें ध्यान रहो, अभी हमने पीछे एक रिएक्शन करी थी जिसके अंदर हम क्लोरैल्कली प्रोसेस कर रहे थे, उसमें भी NaCl और पानी लिया था, और NaCl और पानी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। जैसे ही तुम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे और अमोनिया गैस डाल दोगे तो एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की वजह से दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो जो पहला प्रोडक्ट है NH4Cl, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। इसके लिए मैंने रिएक्शन करी भी नहीं थी क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं था। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती वो बाय प्रोडक्ट होता है। और जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वो है NaHCO3, जिसको मैं बोलता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज बेकिंग सोडा, तो इसका कॉमन नेम हो गया, और केमिकल नेम हो जाएगा क्या इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये इसका क्या है बेटा, दैट इज केमिकल नेम है। तो कभी कभार पूछ सकता है कि इसका केमिकल नेम बताओ, तो केमिकल नेम आ जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो इसका कॉमन नेम है वो है क्या, बेकिंग सोडा। और अगर तुम ध्यान देखो तो इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट होती है, तो ये बेसिक इन नेचर है। और व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो जब तुम इसको कुकिंग के टाइम पे हीट करते हो, तो हीट के लिए हमने एक ट्राइंगल बना दिया है। ट्राइंगल भी हीट के लिए चल सकता है, अगर तुमने ट्राइंगल नहीं लिखना तुम हीट भी लिख सकते हो, तब भी चल जाएगा। जैसे तुम इसको हीट करोगे तो इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, और बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो NaHCO3 को अगर तुम हीट करोगे तो तुम्हें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा,
पानी मिलेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब ये जब आप इसको हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो क्या करती है, चीज़ों को फ्लफी बना देती है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, फ्लफीनेस देना, किसी अगर हम कुकिंग प्रोडक्ट्स में हम यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि केक्स के अंदर हम जो है बेकिंग सोडा ना यूज़ कर बेकिंग पाउडर क्यों यूज़ करते हैं, तो हम उसको भी समझते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है, तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड। देखो बेसिकली आपने इसको ऐसे ही आंसर कर सकते हो, बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू बेकिंग सोडा प्लस में क्या, H प्लस। देखो कोई भी एसिड होगा हमें पता है वो H प्लस आयंस देता है, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। हम सीधा H प्लस लिख देंगे और लिख देंगे बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय दैट इज और कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। इससे हमारा काम हो जाएगा। और वो कहता है यार कि अगर तुम इसमें आगे जाओगे तो कहता है कि देखो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब तुम बेकिंग पाउडर को हीट करोगे और मिक्स्ड विद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, विच कॉजेज ब्रेड एंड केक्स टू राइज। तो ये ब्रेड और केक को राइज करने में मदद करती है एंड मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और उनको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है। तो वो जो कह रहा है ब्रेड जो होती है इतनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट है, जिस वजह से वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हुई है। तो और साथ ही साथ ये कहां पर हमारे काम आता है, इट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। तो एंटासिड्स में भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है एंड साथ में ये यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वहां पर भी ये यूज किया जाता है। तो याद रखना बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। और क्यों बेकिंग पाउडर ठीक है, क्योंकि जो टार्टरिक एसिड हम डाल रहे हैं ना, वो क्या करता है, केक के टेस्ट को चेंज नहीं करता, मतलब उसके केक के टेस्ट को मीठा ही रखता है। अगर टार्टरिक एसिड नहीं होगा और तुमने सिर्फ उसे बेकिंग सोडा डाल दिया तो होगा क्या, तुम्हारा केक स्पंजी तो बनेगा, फ्लफी तो बनेगा, लेकिन उसका टेस्ट जो हो जाएगा बिटर हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो हम उसके अंदर एक एसिड डाल देते हैं कि उसका जो बेसिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब जो हमारा केक बनेगा फ्लफी भी बनेगा बेकिंग पाउडर डालने के बाद, साथ ही साथ उसका टेस्ट जो आएगा स्वीट आएगा, क्योंकि उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वॉशिंग सोडा की। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है। अगर तुम इसे देखोगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो कह रहा है जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, मतलब उसको क्रिस्टल्स में बदल देना है। कैसे बदलोगे, उसमें पानी डालकर। तो जब तुम उसको रिक्रिस्टलाइज करोगे तो वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा एंड इट इज अ बेसिक सॉल्ट। तो ये भी क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। तो आपने Na2CO3 लेना है, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड ऑन कर देना है, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। और Na2CO3.10H2O को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि 10 को बोला डेका और हाइड्रेट मतलब पानी, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो नाम पड़ गया क्या, डेकाहाइड्रेट। अब उसके बाद अगर हम इसके यूजेस देखें तो यूजेस बहुत ही सिंपल है यार। देखो अगर इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, यार ये सोडियम वाले सारे पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में तो लगे ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स एक केमिकल होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी ये मदद करता है। सिमिलरली क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, तो क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर, ठीक है। आपने सुना होगा यार वॉशिंग सोडा, नाम ही वॉशिंग सोडा, तो वॉश में तो काम आएगा ना, इसलिए ये क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में बहुत मदद करता है, और इसलिए पेपर के अंदर वो बहुत ज्यादा इसको पूछते हैं कि विच इज द केमिकल विच इज यूज्ड इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपने याद रखना है वॉशिंग सोडा, द फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O, और कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों, क्योंकि 10 लिखा हुआ है, 10 को बोलते हैं डेका, और हाइड्रेट मतलब पानी।
नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम जो है पेरिस से बना है, क्योंकि ये पेरिस में एक्चुअली में फाइंड आउट हुआ था, तो इसलिए उन्होंने वहां पर नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कॉमनली अपने घरों में पीओपी कहते हैं। जो आप अपने घर में देखते हो कि भाई आपकी फॉल सीलिंग बनती है वो सारी की सारी पीओपी से ही बनती है। तो इसको कैसे बनाया जाता है कि ऑन हीटिंग जिप्सम, तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, याद रखना ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 373 केल्विन। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं। लेकिन तुम अपने पेपर के लिए 373 केल्विन ही याद रखना। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए वो जानबूझ के तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस लिख कर दे देगा, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, याद रखना 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड करते हैं तब वो 373 बनता है। अगर तुम्हें ये देखना, तुम यहाँ भी देख सकते हो 100 प्लस 273 करोगे तो वो 373 बनेगा। तो इसको ध्यान में रखना कि 373 केल्विन पे तुमने इसको हीट करना है। तो जब तुम इसको हीट करोगे तो कैल्शियम सल्फेट दैट इज डॉट 2H2 को जब तुम हीट करते हो तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज तुम्हारा पीओपी बन जाएगा। तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, CSO4.2H2O। इसको तुमने हीट करना है 373 केल्विन पे। थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देते हैं। तो अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हम लिख देते हैं हीट और यहाँ नीचे लिख देते हैं टेम्परेचर 373 केल्विन। ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और प्लस में आ जाएगा 1.5 H2O। यहाँ पर ये जो तुम डॉट हाफ H2O देख रहे हो ये है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसका ये कॉमन नेम है, लेकिन इसका केमिकल नेम देखें तो बहुत ही सिंपल है। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, और तुमने यहाँ पर हाफ लगाया हुआ है तो हाफ को बोलते हैं हेमी, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो एक स्फेयर होता है और एक हेमी स्फेयर होता है। स्फेयर होता है पूरा स्फेयर और हेमी स्फेयर होता है हाफ स्फेयर, तो वहीं से नाम आया हेमी हाइड्रेट, क्योंकि इसमें आधा पानी का ही मॉलिक्यूल होता है, तो नाम पड़ा हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हम इसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा। तो हमने देखा कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को अगर आप हीट कर दोगे 373 केल्विन पे तो आपको कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वहीं पर अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना चाहते हो तो जिप्सम भी आप इसी रिएक्शन को उल्टा करके बना सकते हो, तो वो आपके सामने है। अगर आप कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O ले रहे हो, जिसको POP कहते हैं, उसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर दोगे तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 बन जाएगा। और इसका कॉमन नेम होता है जिप्सम, लेकिन इसका केमिकल नेम होता है क्या, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम, इसका केमिकल नेम होता है, और कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम बनाया जाता है। इसलिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना है। देखो अगर तुम उसमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी कहीं ना कहीं आ गया, मॉइस्चर आ गया, तो वो सारा का सारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी सारी प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर देगा, तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए हम पीओपी को हमेशा एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या आता है कि जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है वो डॉट हाफ H2 होता है। यहां पर हाफ का मतलब क्या होता है, ये हाफ का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है। देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट को दैट इज शेयर कर रहे होते हैं। या थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं, थोड़ी मेरे इसमें यहां पर एक गड़बड़ हुई है, मैं इसको दोबारा से आपके लिए रिफ्रेम कर देता हूं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो हैं वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर कर रहे होते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2। एक बार मैं आपके लिए दोबारा से रिफ्रेम कर देता हूं इसको। 2 molecules of calcium sulfate shares only 1 molecule of water। तो इस वजह से हमने इसको क्या लिखना शुरू कर दिया, क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2O। और इस चीज को मैं यहां पर शो भी कर देता हूं। 2 मॉलिक्यूल होते हैं कैल्शियम सल्फेट के और वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर कर रहे होते हैं। इस वजह से होता क्या है, इसके हिस्से भी हाफ आता है, इसके हिस्से भी हाफ आता है। तो याद रखना पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर हाफ H2O का मतलब क्या है, तो लिख देना 2 molecules of calcium sulfate shares only 1 molecule of water, therefore the formula is CaSO4 dot half H2O। अब अगर हम आगे चलें तो यार दोस्तों हमारे सामने क्या आता है कि भाई इसके यूजेस क्या होते हैं। तो डॉक्टर यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, तो डेकोरेशन के लिए मटेरियल्स बनाने हैं, टॉयज बनाने हैं, तो वो भी यहाँ पर हम करते हैं।
फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, तो स्मूथ सर्फेसेस बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। तो अब चलते हैं हम, बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है आज का, और यहां पर हमारा एसिड एंड बेसिस सॉल्ट्स का ड्रॉप टू फिनिश ऑफ हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ये पेपर में डेफिनेशन आजकल क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पिछले 1-1.5 साल में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो चुकी है। क्या डेफिनेशन है एक बार दोबारा देख लो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहता है इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट में जो फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में इफ यू कैन सी देयर आर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है क्रिस्टलाइजेशन के हैं। सिमिलरली Na2CO3 डॉट 10H2 में हम देख रहे हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड CSO4 डॉट 2H2 के अंदर हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यार तुम कहोगे सर ये तो आसान सा है, नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली में पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है। क्या आता है कि यार CuSO4.5H2 है तो उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 5 होंगे। Na2CO3.10H2 में कितने होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट के अंदर तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। तो मेक श्योर कि तुम इसको पूरी तरह से ध्यान से कर रहे हो। अब यहां पर हमारा ड्रॉप टू फिनिश ऑफ हो जाता है। तो हमने पूरा ड्रॉप टू फिनिश कर लिया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएंगे। तो अगर तुमने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, कहीं कहीं पे आपको लग रहा है तो स्पीड को स्लो कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्टर स्पीड में बोल रहा हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, तो मुझे पता है आपको आता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हाई स्पीड में कर रहे हैं, सो दैट कि हमारे टॉपिक जल्दी जल्दी से कवर अप हो जाए। तो अगर तुम्हें ड्रॉप टू पसंद आया है या तुम्हारे माइंड में कोई डाउट्स है तो बस नीचे कमेंट में लिख देना, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं मैं उन सारे डाउट्स के आंसर्स दूंगा। और साथ में मैं तुम्हारे को मिलने वाला हूँ ड्रॉप 3 में। ड्रॉप 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आने वाला है अगले बस थोड़ी ही देर के अंदर। तो मेक श्योर कि तुम ड्रॉप टू फिनिश ऑफ कर लो, अपने साथ साथ रिविजन अच्छी तरह से कर लो, और फिर हम शुरू करेंगे क्या, ड्रॉप 3। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट ड्रॉप 3। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।